जी पार्ट 2 स्टार्ट कर दिया हमने। अच्छा जी, प्लीज़ तवज्जो। रीसेंट अटैम्प्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 थोरियम लिमिटेड चेन इक्विटी का सवाल है। बच्चे कह रहे हैं ये ना करवाएं, टर्म टेस्ट वाला सवाल करा दें। मैं तो ये चाहूँगा कि सवाल आप ही करें, लेकिन इसके अंदर जो डिस्कशन है, यानी जो वर्किंग वन होती है, मैं दोनों में ही करा दूँ। यानी बेसिक तो वर्किंग वन ही होती है ना। IS 8 के सवाल तो हमने कई सारे किए, आपको सवाल करना तो आता है, मसला किस में होता है, वर्किंग में। तो मेरा दिल है दोनों ही कर लें, ठीक है। अच्छा IS 8 प्लस चेन इक्विटी, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 25 अलॉन्ग विद कंपैरेटिव फिगर्स, लेकिन टोटल का कॉलम मत बनाना। अब इसका मतलब 24-25 की चेन इक्विटी हमने बनानी, ठीक है, जहन में रखते हुए। अब IS 8 कहाँ पे लग रहा है, तो IS 8 इस पॉइंट में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। पहले सारा चेन इक्विटी अलग रखा इसने, और फिर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग। वैसे ज़रा फॉर्मेट बना रहा हूँ, कहीं ज़रूरत पड़ी जाती है। स्टेटमेंट चेन इक्विटी का फॉर्मेट है। हमने किस साल की चेन इक्विटी बनानी है जी? फॉर द ईयर एंडेड, बोलो, 31 दिसंबर 2025। अब 25 की बनानी है, तो मैंने आपको कहा था 2 लाइनें एहतियातन छोड़ के आप चला करें, खाली रह जाएंगी ना, मैक्सिमम यही होगा। ओपनिंग, फिर 5-6 लाइनें खाली छोड़कर क्लोजिंग, फिर 5-6 लाइनें सवाल पढ़ने के बाद करते होते हैं आप ये, और फिर 5-6 लाइनें छोड़कर क्लोजिंग। ये चेन इक्विटी आप बनाया करते हैं। और टॉप वाली डेट यहां पर लिखते हैं। उसके बाद और फिर यहां पे क्या लिखते हैं, बोलो बोलो बोलो, 1 जनवरी 24, ठीक है। अब सवाल के अंदर वो कहता है फॉलोइंग अवेलेबल फॉर प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट चेन इक्विटी फॉर TL फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2025, ठीक है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑन 1 जनवरी 2024 भी गिवन है, और 1 जनवरी 2023 भी। 23 वाले को साइड पे कर दें, हमें 1 जनवरी 24 वाले चाहिए थे। और ये शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बैलेंसेस गिवन है, ठीक है जी। अच्छा, अब जी ये ओपनिंग बैलेंस लिख लेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास 24 से पहले भी कोई गड़बड़ हुई, तो फिर हम ओपनिंग को यहाँ पर लिखेंगे एक बार, और फिर दोबारा से ओपनिंग को लिखना पड़ेगा हमें, और बीच में एक लाइन हमने प्रायरी एडजस्टमेंट की डाली होगी। और अगर हमारी 24 से पीछे गलती कोई ना गई, तो फिर हमारी पहली 2 लाइनें खाली रह जाएंगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने फिलहाल ओपनिंग को नहीं लिखा। अच्छा, कोई लिख भी ले तो फिर 2 दफ़ा ओपनिंग लिखा हुआ ऊपर वाली लाइन काट भी सकता है, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद ये पहला पॉइंट तो बस यही था। दूसरे पॉइंट में कहता है TL रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 220 मिलियन एंड 160 मिलियन फॉर 24 एंड 23। ये क्या किया हमने? अच्छा, 23 का प्रॉफिट उसने दे दिया, पता नहीं क्यों दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, पता नहीं, फिलहाल मुझे नहीं पता, ठीक है। तो फिलहाल 24 का प्रॉफिट तो मुझे मिल गया। ये 24 का प्रॉफिट हमने उठाया, और हमने 24 की यहाँ पर आकर अच्छा सब्र करो 1 मिनट, वो मुझे देखने दो। कहीं पर रीवैल्यूएशन का जिक्र है इस सवाल में? कोई टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम का चक्कर ही कोई नहीं। तो मैं पैट ही फिलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पैट 2024 का कितना है? 220। 23 का भी उसने दिया है, लेकिन 23 का हम कहीं पे यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों दिया उसने, ठीक है। प्रायर ईयर का तो है, लेकिन पता नहीं क्यों दिया है। क्या इसको मैं यूज़ करूँगा? इसको हम कहीं पे यूज़ नहीं करते होते, ठीक है। तो ये 2 कांटे हमारे लग चुके हैं। तो डेटा ज़्यादा देता है, देखने के लिए बच्चे कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। हम फॉर्मेट के ऊपर लेकर के इन सवालों को चलते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में पक्की चीज़ें फिट हैं कि 25-24 की चेन इक्विटी बनानी है, तो 25-24 का प्रॉफिट तो हम लिखेंगे, 23 का प्रॉफिट नहीं लिखते, बल्कि उसका असर ओपनिंग में डालते हैं, ठीक है। वाइल प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट इज कितना? 280। तो ये प्रॉफिट हमारा 2025 वाले साल का है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पैट कितना जी? 280। अच्छा, मैं कोई नहीं रहा, फटाफट देखते जाएं। इन अप्रैल 24, 1 जनवरी 24, 31 दिसंबर 24, 31 दिसंबर 25, ये हमारा सवाल ये है, ठीक है ना जी। अब वो क्या कह रहा है जी? अप्रैल 2000 कौन सा साल?
अप्रैल 2000 कौन सा 24 सवाल है ना, पर्चा है ना, ओपन करके रखो ना। अप्रैल 2024 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर और फेस वैल्यू सवाल में गिवन है। हाउएवर शेयर होल्डर्स ओनली अप्रूव्ड, अब हम कौन सा लेंगे जी, हम 2 को छोड़ देंगे। और आसान सवाल, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आपको आसान इसलिए लग रहा है कि आपने सारी चीज़ें देखी हुई थी बस, और तो कोई वजह नहीं, वरना तो हर चीज़ पॉसिबल इसने डाल दी थी इसमें कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, अब 1.5 पर शेयर भी यूज़ कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते होते हैं कि आप 15 को डिवाइड करें, सॉरी 1.5 को डिवाइड करें 10 से, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 15%, ऐसे ही है। अब 15% किस पे लगाओगे जी, ये शेयर कैपिटल का लेटेस्ट बैलेंस है, ठीक है ना, और शेयर कैपिटल की गलती भी नहीं थी। ठीक है, तो फाइनल डिविडेंड यहाँ पे हमने लेना है जी, फाइनल कैश डिविडेंड है, फाइनल कैश डिविडेंड ऑफ 2023, क्योंकि अप्रैल 24 में फाइनल सिर्फ 23 का ही हो सकता है, और उसने लिखा भी हुआ था ये 23 का फाइनल है। आपस में बातें मत करो यार, तो 23 का फाइनल ले लेंगे जी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एट द रेट ऑफ 15%, और ये 15% लेंगे हम शेयर कैपिटल के ऊपर लगा देंगे ये 15%। ठीक है, ले लोगे। एंट्री क्या करोगे, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना जी, यहाँ से सॉरी डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, ठीक है, ये बोनस नहीं है। नेक्स्ट, इन दिसंबर 24 हमारे साल के अंदर ही टीएल डिक्लेयर्ड एन इंटरिम कैश डिविडेंड ऑफ 10%, 60% ऑफ द डिविडेंड वाज पेड इन लास्ट वीक ऑफ दिसंबर एंड रिमेनिंग वाज पेड। अच्छा, आप इसको रेफर कर रहे थे जी बेटा, इस लाइन का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, हमारे सवाल की सेहत पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, पेएबल बैलेंस शीट के अंदर 40% रह जाएगा, लेकिन चेंज इन इक्विटी में तो आपने 10% की पूरे की एंट्री करनी है। ठीक है, तो मैं बल्कि ये एंट्री दूसरी कर दूं यहाँ पर, ये यहाँ क्यों लिख दिया मैंने, गलती से लिख दिया बेटा, सॉरी, सामने वही आ गया सी। ठीक है ना, बता ही दो यार, शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना नजर आ रहा है, शेयर कैपिटल ओपनिंग कितना है 1500, यहाँ मैंने फिलहाल लिखा है। ठीक है जी, 1500, यहाँ भी 1500 है, अगर कोई चेंज आ गया तो बाद में फिर मैं देख लूंगा। वैसे एक नज़र डाल ही लेते हैं, आगे भी बोनस इशू है, आगे भी राइट इशू है। यहाँ पर वो कहता है जी कोई एस्टिमेट चेंज है, यहाँ पर उसने कहा कोई परचेज एंड इक्विपमेंट में मसला था, और यहाँ पर उसने कहा इन्वेंट्री के अंदर कोई मसला है। इसका मतलब शेयर कैपिटल में तो कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, तो हमने एज इट इज शेयर कैपिटल ले लिया यहाँ पर। अब शेयर कैपिटल जो है, शेयर प्रीमियम भी कोई मसला नहीं है, वो कितना है जी 500। अब मुझे बताओ 1500 का 15% कितना है 200, ये इसकी एंट्री रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अब पे हुआ नहीं हुआ हमारी बला से बाढ़ में जाए, चेन इक्विटी हो गई। ऐसे ही इंटरिम कैश डिविडेंड है, इंटरिम कैश डिविडेंड है 2024 का, और इसका 10% रेट है, और वही 1500 पर 10% लगाओ तो 150 रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल। और पे नहीं हुआ तो हमारी बला से 1 रुपया ना पे हुआ हो, इग्नोर करना था इस लाइन को। ठीक है, सही है, चलें आगे। फिर मार्च 25 में क्या हुआ है, एक बोनस इश्यू हुआ है। मैं चलाई आऊं इसको तो चलाई आऊं, मेरी सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग में मसला आना है थोड़ा सा। तो ये तो बहुत आसान सवाल था यार, पास होने वाली अटैम्प्ट थी वैसे, ये जो नहीं हुए पता नहीं क्यों नहीं हुए फिर हैं। मैं कम 40% से ऊपर ही था, 30% था। देखें ये पेपर ऐसा था कि आप इसमें से पास मोटी 1500। अब बताओ जी अगला क्या किया उन्होंने, बोनस इशू किया है। बोनस इशू किया है 20% एज फाइनल डिविडेंड फॉर 24। तो फाइनल कैश नहीं है बल्कि फाइनल बोनस है। अब देखो मैंने प्रॉफिट को छेड़ा ही नहीं, तो फाइनल बोनस डिविडेंड ऑफ 2024 जाहिर है 25 में ही आना था, एट कितना 20। अब 1500 का 20% लो। अब चूंकि एज डिविडेंड है और चुप है तो नहीं लिखा हुआ है, द एलोकेशन फॉर बोनस वाज मेड फ्रॉम, ओके ठीक है, सॉरी। अच्छा चुप होता तो फिर चलो अच्छा होगा, ये भी बात होगी। चुप होता तो फिर कहां से लेते, लेकिन अब वो कह रहा है तो एज डिविडेंड वैसे रिटेन्ड अर्निंग में जाता, लेकिन खुद कह दिया तो फिर उसकी बात मानिए। 300 डेबिट और क्रेडिट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद उसने क्या किया जी, नवंबर 25 में राइट इशू किया और एट 15 रुपए पर शेयर किया व्हेन प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस वाज। इसका मैंने कुछ नहीं करना होता, ये ईपीएस के अंदर जाके यूज होती है ये वाली प्राइस, लेकिन यहां पे कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब इसको मैंने कुछ नहीं करना था। ट्रांजैक्शन कॉस्ट 8 मिलियन की इनकर हुई है। अब
15 रुपए पर शेयर पर आपने 20% राइट इशू किया है। तो मैंने आपको इसके लिए तरीका क्या सिखाया था, राइट इशू का तरीका क्या सिखाया था जी। सबसे पहले तो 15 जमा 300 कितना हो चुका है, फेस वैल्यू शेयर कैपिटल पड़ी होती है, डिवाइड करो इसको। अब ये 1800 डिवाइड बाय 10 कितना बन गया, 180 मिलियन शेयर्स। 180 मिलियन नहीं, अभी नंबर ऑफ शेयर नहीं, 180 मिलियन शेयर टोटल, हाँ इमीडिएटली बिफोर राइट इशू इतने। इसको करो 20%, आंसर क्या आता है 36 मिलियन शेयर्स इंटू रुपीज 15 लिख लेना। अब 36 इंटू 10 और 36 इंटू 5, शेयर कैपिटल कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, बस सवाल खत्म। अब उसके बाद सिर्फ क्या रह गया, हाँ वो भी सॉरी भूल गया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट के लिए कहा था ना कि साथ नहीं करनी है एंट्री, तो ये नहीं कि करनी नहीं करनी है, बस अलग करनी है, तो आसान है। फिर ट्रांजेक्शन कॉस्ट के लिए तो वैसे ही क्या रूल है, आपने उसको शेयर प्रीमियम में से डेबिट करना है। तो कितनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो यहां पे हमने लिखा जी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 8, ठीक है जी। ये सवाल 2x पे जाने दें। अच्छा सवाल खत्म हो गया, वैसे है इतना आसान था। अच्छा जी अब यहां पे आते हैं जी, हाँ जी पढ़े जी, पहली एडजस्टमेंट पढ़े जल्दी से। क्या जी पहली एडजस्टमेंट में क्या है जी, एस्टीमेट चेंज है। एस्टीमेट चेंज का तो असर सिर्फ हमने इसी साल के अंदर लेना होगा प्रॉफिट्स के ऊपर, ऐसे ही है। अच्छा जी, ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम टीएल's IT इक्विपमेंट मैनेजमेंट डिसाइड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम स्ट्रेट लाइन मेथड टू एनुअल रेट ऑफ 15% वाज डिटरमिन्ड, ये भी बता दिया उसने, फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है जी। अब जी ये इसी साल में, जाहिर सी बात है, द फैक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स हैव नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड इन टीएल's ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ड्राफ्ट में ये नहीं है। ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंज इन एक्सपेक्टेड पैटर्न टीएल's मैनेजमेंट डिसाइड टू चेंज, तो अभी ये डिसाइड ही किया ना, और कब किया, ठीक है सही है। अच्छा द इक्विपमेंट वॉज खरीदा गया था ऑन यकम फरवरी 23, द इक्विपमेंट हैड अ टोटल कॉस्ट ऑफ 160, यूजफुल लाइफ 6 साल, रेजिडुअल वैल्यू 16 मिलियन, डेप्शन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो हमें पता है। अब एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें ना वर्किंग सिर्फ यही वाली थी जिसके अंदर आप एंट्रीज कर सकते हैं, वरना तो दूसरी एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक वाली थी, ऐसे ही है ना। तो मेरे ख्याल में तो सारी ही वही इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वाली वर्किंग कर लें, ज़िंदगी सुकून में ही रहनी, क्योंकि मैंने इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट वाला एक सवाल आप कराया था मोहानी वाला, तो उसके अंदर भी ये डेप्रिसिएशन की गलती थी। ये भी एक तरह की गलती होती है, बस इस साल में होती है कि हमने पुराने एस्टीमेट वाली डेप्रिसिएशन चार्ज की होती है, नए वाली करनी है। तो मेरे ख्याल में तो वर्किंग यही कर लें तो बेहतर है, वर्किंग 1 इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। हमारे साल फिलहाल हमारे सामने साल कौन सा है जी रेलेवेंट, इसी साल के अंदर मसला है 2025 वाला, तो यहाँ पे करके मैंने 25 लिख लिया। हो सकता है अगली एडजस्टमेंट में कोई और भी आ जाए ना सवाल, अगली एडजस्टमेंट में है दूसरे साल भी। चलो अब 2025 के अंदर डेप्रीसिएशन का इम्पैक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ डेप्रीसिएशन, एडजस्टमेंट नंबर लिख देता हूं, जरा लंबी बात नहीं। It was further discovered that all the equipment was available. Oh, अच्छा, प्रायरी एरर भी है इसमें, ठीक है, पिपरी वाले सवाल की याद था होगी। It was further discovered that all the equipment was available from use from Yakam May, depreciation has been charged from Yakam September, that is date of commencement of use. शुक्र करो स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कब खरीदा था इसको, यकम फरवरी 2023 में, इसका मतलब 23 से गलती चल रही है, 23 भी गलती है, 23 ऐसे लिख लेते हैं, 23 24 ऐसे लिखें या दूसरी तरह लिखें, ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ऐसे, ये ठीक है। चलो ये कर लो। अब 2000 का ध्यान करना, अब पहले आपको इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट की वर्किंग, यार वैसे उलट ना हो जाए, ये सही है नहीं, इस तरह नहीं की थी हमने, 23 24 25 की थी, तो कर लोगे
पहले करते थे, कोई बात नहीं, ये भी करके देखते हैं कैसा लगता है, महसूसमेंट क्या होती है। ठीक है, चलो हाँ जी, करेक्शन ऑफ, पहले कर लें जी करेक्शन ऑफ डेप्रीसिएशन। अब ये पॉइंट 1 की है तो इसके लिए मैंने वर्किंग 1 ओपन करनी है। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे ही 3-4 पॉइंट्स आ जाएंगे और फिर जनाब हमने वर्किंग नंबर 2 ओपन की। ये मैंने पॉइंट 1 लिखा आपके याद रखने के लिए, वर्किंग नंबर 2 जी। अब डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज कितनी थी, ये देखो जी, चेक करो जी, चेक करो जी। एसेट था, कॉस्ट कितनी है इसकी 160, लाइफ 6 साल थी, रेजर्व वैल्यू 16 थी, और इसको वो कह रहा है वॉज अवेलेबल फ्रॉम यूज। परचेज तो यकम फरवरी के, तो उसको छोड़ ही दो, यकम मई इंस्टॉल होता रहा होगा, तो यकम मई से 31 दिसंबर तक कितने मंथ्स बनते हैं, 8 महीने की। कॉस्ट बताओ, कॉस्ट रेजर्व वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ 6 और इनटू, अब यकम मई से कितने महीने बनाए थे, हाँ नहीं, जब वो फरवरी को परचेज किया है, वो फरवरी को परचेज किया, अवेलेबल फॉर यूज हो गया था मई में, और यूज शुरू किया था यकम सितंबर को, तो यकम मई से जी कितना, नहीं कितने महीने, 8/12 सही है जी। कितनी डेप्शन होनी चाहिए थी, 16 की होनी चाहिए थी, पर गलती से डेप्रीसिएशन चार्ज कितनी हुई, तो हमने जी वही फॉर्मूला फौरन दोबारा लिखा, डिवाइडेड बाय 6, लेकिन इन्होंने यकम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये तो उलट आधा ही करना था बस। चलो खैर जी, कितनी, तो मजीद कितनी चार्ज कर लें, ये गलती सही हो जाएगी। तो डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज, डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज, या डेप्शन शॉर्ट चार्ज, शॉर्ट डेप्रीसिएशन टू बी चार्ज। ठीक है जी, तो ये 8 रुपए की डेप्रीसिएशन बढ़ेगी तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, प्रॉफिट 8 रुपए से कम हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर 24-25 में इसका कोई असर नहीं आया, क्योंकि ये कौन सा मेथड था, कौन सा मेथड था, स्ट्रेट लाइन। रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो दूसरी वर्किंग करते और हर साल पे इसका असर आता। गॉट इट, सही है। ये भी एक तरीका है, अगर आपको आसान सी सिर्फ एडजस्टमेंट नजर आए ना, नॉर्मली स्टॉक की एडजस्टमेंट वाली, तो इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट से ही कर लिया करो, ये भी एक आसान तरीका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद चेंज इन एस्टीमेट का असर भी पॉइंट 1 से लेना है हमने, लेकिन इसके लिए मैं वर्किंग 3 अब अलग कर रहा हूं। ठीक है जी, तो वर्किंग नंबर 3 जी, डेप्रीसिएशन रिकॉर्डेड एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड, क्योंकि ये ओल्ड एस्टीमेट था ना। ठीक है, तो 160 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6, पूरे साल की डेप्शन चार्ज हुई होगी ना इस साल में, तो कितनी 20। ये डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड हो चुकी है, ऐसे ही है, रिकॉर्डेड है स्ट्रेट लाइन वाली, लेकिन वो क्या कह रहा है, नहीं जी डेप्रीसिएशन तो हमने रिकॉर्ड करनी थी एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब उसके लिए तो फिर आपको बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट चाहिए, निकाल लेंगे डायरेक्ट ही। तो 160 माइनस 160, ये तो कॉस्ट है ना, कॉस्ट थोड़ा सा नीचे ले आया, थोड़ा वर्किंग खुली हो जाएगी जी। 160 क्या है जी हमारे पास कॉस्ट, इसमें से माइनस करनी है हमने डेप्रीसिएशन, तो 160, अब सही वाली करना, क्योंकि आपने एरर को करेक्ट कर लिया है। ठीक है ना, तो 160 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 6, ये होगी 1 साल की डेप्रीसिएशन। इसको नहीं, इसको लेकर आना है आपने, मैं बताता हूं 23 के अंदर डेप्रीसिएशन कितनी जो सही वाली चार्ज हुई, 8 महीने की, फिर 24 पूरा, बस 25 में तो आ गए। ठीक है, तो फिर 1.8 by 12 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, तो 1.67 जी बुक वैल्यू ये बनती है। अलग से बुक वैल्यू की वर्किंग कर दूं या ठीक है, समझ आ रही है, ओके। अब ये बुक वैल्यू आ गई, और इस बुक वैल्यू पर
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाली डेप्रीसिएशन कर दो इनटू कितने परसेंट था जी आंसर 18। अब चार्ज हुई पड़ी है कितनी होनी चाहिए थी, किसी को भी पहले लिख लें 18 पहले लिख लें, बस सोच के फिर प्लस माइनस कर दिया करें, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट है या एक्सेस है, एक्सेस डेप्रीसिएशन को रिवर्स करना है, एक्सेस डेप्रीसिएशन टू बी रिवर्स। क्या कहा इसने बताना मुझे सैफ भाई, क्या कहा, क्या कह रहा है, आसान क्यों लग रहा है, मुश्किल क्यों नहीं लग रहा, ये क्या बात हुई। तो चेन एस्टीमेट का असर सिर्फ किस में पड़ेगा जी 2025 के अंदर, एक्सेस डेप्रीसिएशन है, इसको रिवर्स करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है सही है। उसके बाद अगली एडजस्टमेंट तो बहुत पीस ऑफ केक था, उसकी वजह क्या है, इट वाज पता लगा कि इन्वेंट्री कॉस्टिंग 21 मिलियन हैड बीन सोल्ड इन द ईयर 2024, लेकिन गलतली वो क्लोजिंग इन्वेंट्री में शामिल है। ओ इसका मतलब सेल, ये मुश्किल एडजस्टमेंट है, ये सबसे आसान। अच्छा सुनो मैं क्या कह रहा हूं, सेल हुई तो सेल तो रिकॉर्ड होगी, सेल की गलती तो नहीं कह रहा वो, लेकिन कह रहा है कि जो यूनिट्स थे वो क्लोजिंग स्टॉक में ही पड़े रह गए। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल 24 का क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, अब उसको कम करने का असर प्रॉफिट पे लेना है, ये सबसे आसान था। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, तो हमने कहा जी 24 में क्या हुआ, 24 में गलती से एक चीज इन्वेंट्री से नहीं निकली, सेल हो गई थी लेकिन इन्वेंट्री से नहीं निकली, तो क्लोजिंग में से इन्वेंट्री नहीं निकली तो अब निकाल लें, जब क्लोजिंग में से इन्वेंट्री को निकालेंगे तो क्लोजिंग क्या होगा, कम, क्लोजिंग कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कितने से, ये आइटम की कॉस्ट ही गिवन है, मौज मारो कॉस्ट ही गिवन है, ठीक है सही है। अच्छा सुनो 24 की बात, पहले 24 की बात करो यार, 24 का अब सामने 24 आ गया यार, ठीक है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 24 वाज इनकरेक्ट, हमने उसकी करेक्शन करनी है, तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है 24 का या कम हो रहा है, कम हो रहा है, सही करने से कम हो रहा है, तो हमने यहां पर आकर लिखा जी कि डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 24 कितने से 21 रुपए से, तो क्लोजिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट कम होगा, तो बोलो अच्छा इसका कम होना प्रॉफिट को, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का याद है, सिर्फ आंखें बंद करके मैं यूं करता था यूं लिख लिया करो इसको, ठीक है सही लिखा गया। अच्छा वो पहले 24 आ गया था ना, सिमिलरली 23 में भी ऐसा ही हुआ कुछ, क्या सिमिलरली अदर इन्वेंट्री आइटम्स कॉस्टिंग 35 दैट हैड बीन सोल्ड इन 23 वर इरोनियसली इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट, और टीएल यूज करता है पीरियोडिक सिस्टम, तो जाहिर है इसीलिए तो हम कॉस्ट ऑफ सेल पे इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो डिक्रीज करो, डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2023 कितना जी 35 से क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम हुआ, और यही असर अगले साल भी पड़ गया। लो जी बताओ जी जल्दी से, 27 ये 27 है, ओके 14 पॉजिटिव और ये 43 नेगेटिव, ठीक है। तो आप 23 24 25 लिखते थे, आज आपने 23 24 25 ऐसे लिख लिया, कोई बात नहीं, काबू रखना है बस खुद को, ठीक है जैसे मर्जी कर दो। अब 23 के प्रॉफिट की गलती 23 में सही करें, प्रायर ईयर एडजस्टमेंट के नाम से, वर्किंग नंबर 1, और सिर्फ एक ही फिगर है और है 43 से प्रॉफिट क्या हो रहा है कम, तो रिटेन अर्निंग भी क्या हुई कम। उसके बाद 24 का प्रॉफिट 14 से बढ़ गया, और 25 का प्रॉफिट 27 से बढ़ गया, और उसके बाद मुंदरजा झैल जगहों पर आपने रीस्टेटेड का लफ्ज लिख दिया, ठीक है जी। और ये सवाल अब पूरा टोटल्स कर लीजिएगा, मेहरबानी आपकी, ठीक है जी। क्या, तो फिर खुद सोचो ना, मैं क्यों बताऊं, अभी तो पीरियोडिक लिखा हुआ है ना, मैंने बताया हुआ है वैसे क्लासेस के अंदर, ठीक है ना। भाई प्रॉफिट में ना इम्पैक्ट वही पड़ता है जो मर्जी हो जाए वैसे, बाय द वे, ठीक है ना। हाँ परपेचुअल यूज हो रहा हो तो वो सेल की एंट्री के साथ कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री करता है, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लेंगे, तो वो भी फिर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट, तो कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना प्रॉफिट को कम ही करेगा,
ठीक है, याद नहीं रहा जी भाई। डिक्रीज 23 में क्लोजिंग स्टॉक 35 से क्या हुआ है, 25 कर दिया। वर्किंग वन में 35 ही लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये किसी ने जान के बोला था और मैंने वो लिख दिया, मुझे अब याद आ रहा है, किसी ने शरारत की थी। ठीक है जी, कर लोगे ना टोटल तो। अच्छा, अब टर्म टेस्ट वाला सवाल भी डिस्कस करना है, लेकिन अब मेरा दिल है पहले कैश फ्लो का सवाल कर लें, क्योंकि मैंने फॉर्मेट नोट कर लिया, तो ये वाला टाइम मेरा ज़ाया ना करो, ठीक है, सही है। बाकी टर्म टेस्ट वाला सवाल, जैसे आपने ये आपको कल होमवर्क दिया था ना, ये हो गया था, तो चलो अच्छा है, इस सवाल को ओके कर दें। अच्छा, अब पास पेपर जो रीसेंट अटेम्प्ट है ना, उसमें से मेरा सिर्फ फाइनल अकाउंट का सवाल रह गया है, और ये चुन्ने मुन्ने 2 सवाल हैं। चुन्ने मुन्ने इसलिए कह रहा हूँ कि डिस्कशन वाले हैं, कैश फ्लो का और एनपीओ का। बाकी सारे सवाल, सारा पर्चा हो चुका है हमारा, बस 2-3 एमसीक्यूज हैं। रेशियो इस दफा आएगा इंशाल्लाह। इस दफा आएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम, ठीक है ना, तो सवाल किए हुए हैं ना, देखूंगा अगर हुआ तो, ठीक है। कौन सा सोल्यूशन, ये जो आईके की वेबसाइट पे है ना, हमें को जरूरत है, वैसे हमने तो अपने सोल्यूशन जो बनाए हैं, तो फिर यही देख लो, बाकी वो ले लो भाई, वो उससे को सोल्यूशन भी भेज दें, इनको साथ नहीं भेजा हुआ ग्रुप में। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कहाँ पे शो कर रहे हैं आप, प्रॉफिट में? तो बेटा फिर वो बना के ले आना और मुझसे कल सवाल पूछ लेना। अब हम आगे चल लें, ठीक है, अगर ये हो और वो हो ना तो करके ले आना, ठीक है प्लीज। अच्छा जी भाई, इधर देखें प्लीज, टर्म टेस्ट 2 के अंदर से 3 और अभी तक कोई भी नहीं हुआ, और ये आपका होमवर्क है, आज जरा देख लीजिए, ये जरा देख लीजिएगा क्विकली। इसमें मैं सिर्फ आपको ये वर्किंग वन कर दूंगा, मैं कहता हूं लेकिन फिर पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं वो फॉर्मेट भी बना जाता हूं, लेकिन मैंने पूरी नियत की है कि मैंने सिर्फ वर्किंग करनी है, बेसिक डेटा वाली, जिसमें बस एंट्रीज करेंगे। मुश्किल ये भी नहीं है, आज आपका लेवल और है, ठीक है ना, इंशाल्लाह खैर होगी। बाकी ये सवाल ज़रा लेंथी है, अच्छा है, ठीक है। इसके अंदर आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नज़र आ रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाली जी। पास पेपर का सवाल ये नहीं है, एडजस्टमेंट तो है, हाँ एडजस्टमेंट तो प्लस माइनस करते रहते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जालिब पे आ जाएं, ये सवाल मैंने आपको पहले करवाना है, फिर ही कुछ अब और होगा, क्योंकि अब क्लास का टाइम ख़त्म होने को है। बाय द वे IS 8 वॉल्यूम 1 के अंदर कंप्लीट है, बस एक टर्म टेस्ट का सवाल डिस्कस करना रहता है, वो आपने करना है। और वॉल्यूम 2 के अंदर से हमारा रेशो एनपीओ और तीजा केड़ा सी फ्रेमवर्क, ये कंप्लीट है। फिर फाइनल अकाउंट्स का सवाल रीसेंट टाइम का करना रहता है, और दूसरा उसकी थ्योरी और एमसीक्यूज। तो कल होपफुली हम क्लोज कर पाएंगे, मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये सवाल हो जाए, क्योंकि कल अगर 2 सवाल करने पड़ेंगे तो फिर ज़रा काम जो है ना वो फिशी हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी एफर्ट, भाई मैं गल कर ला, हाथ देख लें, थोड़ी सी एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि आपको मैं आज एमसीक्यूज कुछ दूंगा होमवर्क के अंदर, वो हिम्मत करके आने, ताकि मुझसे कल पूछ सकें कैश फ्लो के, ठीक है ना, ओके। तो कल फिर उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मैं टाटा बाय बाय कर सकूंगा, वरना नहीं। सवाल को पढ़ें जी, टर्म टेस्ट का ये वाला, इससे पिछला सवाल, ठीक है जी, ओके। ये इसलिए मैंने कहा कर लें कि ज़रा हाथ सीधा हो जाता है, तो उसके बाद फिर डिस्कशन इसकी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी भाई, यहाँ से टर्म टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम करने लगे, और कह सकते हैं इस दफ़ा में भी, असल में ना इनडायरेक्ट मेथड पहले बहुत कम आया करता था, बहुत कम। जब ये कैश फ्लो का टॉपिक FAR 2 में भी होता था, ठीक है, तब भी इनडायरेक्ट मेथड ज़्यादा आता था, डायरेक्ट मेथड बहुत कम आया करता था, ठीक है।
अभी भी ऐसा ही है, आप देखें तो डायरेक्ट मेथड ज़रा कम है, इनडायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, ठीक है। टफ भी वही है, लेकिन हमने ज़्यादा किया इसीलिए हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो पिछली बार गालिबन डायरेक्ट मेथड आ चुका है, तो मुझे लगता है कि शायद इस दफ़ा इनडायरेक्ट की तरफ चले जाएं एग्जामिनर साहब, ठीक है, क्योंकि बारी इसकी बनती है, ये ज़्यादा टेस्ट होता है। तो इसमें मैंने सोल्यूशन भी टर्म टेस्ट के अंदर इनडायरेक्ट का भेजा था, लेकिन एट लास्ट मोमेंट पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इसकी रिक्वायरमेंट को यूजिंग डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट लिख दिया। खामोश भी हो सकता था, तो सोल्यूशन फिर मैंने चेंज करके उनको दे दिया था। जो सोल्यूशन उनको दिया था वो सोल्यूशन अब हम सॉल्व करने लगे, ठीक है ना। तो सवाल को ज़रा पढ़ लेते हैं। सवाल के अंदर एक चीज़ ऐसी थी जो मैंने जानबूझ के नहीं निकाली थी, और वो है ग्रेचुटी पेएबल। हालांकि ये आने का चांस नहीं है, लेकिन मैंने कहा क्या करना, छोड़ो इसको, देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। अभी तो वारंटी भी था इससे पहले, फिर मैंने निकाल दिया था। चलो, ये पुराने ज़माने की बात है, जब ये FAR2 आज से 5-7 साल पहले ये पास पेपर्स में आया था, वहाँ से निकाल के मैंने थोड़ा सा रद्दो बदल करके इसको आपके टेस्ट के लिए रखा। बड़ा कम्प्रिहेंसिव सवाल है, ठीक है। अब Jalib Industries is a listed company. Relevant information contained in financial for the year 15 are as follows. नॉन करंट एसेट्स में PPE आ रहा है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, करंट एसेट में स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, प्री पेमेंट्स, कैश एंड बैंक। फिर अब मेथड इनडायरेक्ट है, तो लेजर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ आ रही है ना। लेजर 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 लेजर, ठीक है, लेजर मैंने कह दिया लेजर, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो नहीं है ना। फिर ये और ये मिलकर लेजर में वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंज है ना, नहीं इसका लेजर बनता है, ठीक है। और कहीं टैक्स नजर नहीं आ रहा, अल्लाह देसी निकल आसी, ठीक है। अच्छा क्या हुआ, अच्छा सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, हमें ये नहीं चाहिए अब तफसील में, ये अगर मेथड होता डायरेक्ट तो हमें सब चाहिए थे। अब हमें तो चाहिए पीबीटी स्टार्टिंग पॉइंट और पैट, ये हमें चाहिए रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर लिखने के लिए, ठीक है, सही है। टैक्स एक्सपेंस भी आ रहा है, तो देखेंगे टैक्स एक्सपेंस, वो तो वर्किंग में ड्यूरिंग द ईयर। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले ओपनिंग, चलो एक नज़र देख लें जल्दी से। 42 मिलियन CWIP से PPE में आया, बड़ी मशहूर एडजस्टमेंट, कई पास पेपर में आपने देखी, ठीक है। कंपनी ने बेचा है PPE, अब क्या करे बेचारा यार, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो के सवाल में यही एडजस्टमेंट्स है मोटी मोटी, तो आपके पर्चे में भी यही आनी होनी, मौजे मारेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इतनी है, 60% इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल को चार्ज की गई है। डायरेक्ट मेथड होता तो, लेकिन इसी सवाल का सोल्यूशन डायरेक्ट मेथड वाला मैं आपको शेयर कर दूंगा। चलो इस अटेम्प्ट वालों के लिए ना सही, अगली वालों के लिए सही, तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा उससे, ठीक है। वो सोल्यूशन भी पोर्टल पे उनके लिए भी डाल दूंगा, अगली बार डायरेक्ट मेथड का चांस हो सकता है ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो फिर इनडायरेक्ट आ जाए तो ये तो पहले ही कर रहे होंगे, सही है ना। तो ये सवाल किया, इसी सवाल को डायरेक्ट मेथड से अगर करना चाहे मैं सोल्यूशन शेयर कर दूंगा, बल्कि वो शेयर्ड ही आपके साथ, तो इत्तेफाक से पहले वाला। तो मैं यूं करूंगा कि जालिब इंडस्ट्रीज का सवाल दोनों सोल्यूशन अलग भेजूंगा, टेस्ट को साइड पे करो, टर्म टेस्ट का सोल्यूशन में तो है ही, मैं इसी को अलग से आपको भेजूंगा। भाई ये लिख लें प्लीज़, वसीम भाई तो पता नहीं कहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो ये लिख ले कि जालिब का सोल्यूशन मुझसे ले लेना इन्होंने, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और दोनों इनको ग्रुप में भेजना है, पोर्टल पे भी चढ़ाने हैं, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, डिस्पोजल है, फिर डेप्रिसिएशन है। ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 1 मिलियन के हैं, और पॉलिसी ऑफ कंपनी इज टू मेंटेन प्रोविजन, इसका मतलब डेटर्स क्या हैं, कितने गए, ट्रेड डेट्स क्या हैं, ये नेट ऑफ प्रोविजन है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है कि वो मेंटेन करते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अच्छा कैश फ्लो में आके एकदम से ऐसे जैसे मोटरवे पे चढ़ गए हो, तो पिछले वाले इतने पुराने थे, यकीन माने कि आप, मुझे हैरत हो रही थी कि आपको अच्छा खासा याद है, मैं सही कह रहा हूँ। तो आप रिवीजन के बगैर, वो तो छेड़खानी चलती थी ना, कभी टर्म टेस्ट में फिर पीछे से पढ़ा लिया, 2 सवाल करा लिए तो भूल ना पाए आप, वरना वो उस पर टाइम लगना भी ज़्यादा ही था रिवीजन पे, जो लगा भी ज़्यादा। तो ये तो आप ऐसे लेफ्ट हैंड से सवाल करेंगे, राइट हैंड से कर भी नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट, अच्छा जी, तो ट्रेड डेट्स हम क्या करेंगे, ग्रॉस बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था आईके अपने किताब में लिख दिया, अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो, पॉसिबल हो, तो ग्रॉस डेटर्स अलग लो और प्रोविजन को अलग लो, ठीक है। फिर कहता है जी प्री पेमेंट्स अदर रिसीवेबल में, अरे तुम इधर छुपे हुए हो, एडवांस टैक्स पड़ा है, लेजर बनाएंगे, कोई बात नहीं, एडवांस टैक्स है तो क्या हुआ, बताया था आपको, टैक्स का लेजर है, एसेट साइड पे ओपनिंग क्लोजिंग लिख दोगे, ठीक है।
पिछले साल का भी दे दिया, इस साल का भी दिया। प्रूवियन फॉर ग्रेचुटी के बारे में बस एक जुमला लिखूंगा, 100% सेम ट्रीटमेंट एज इंटरेस्ट एक्सपेंस, सेम ट्रीटमेंट एज इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब ये ना मुझसे पूछना कि मैंने निकाला क्यों नहीं, बस शरारत कर दी मैंने। शरारत मैंने की हुई है कई साल पहले की, 2-3 सेशन पहले की, जब पहली बार इसको टेस्ट में दिया था तो वारंटी भी डाला हुआ था सबसे पहली बार, फिर वो उड़ा दिया। ग्रेचुटी, वारंटी और इंटरेस्ट एक जैसी ट्रीटमेंट है इनकी, तो बस ठीक है। कहीं गलती से जो आ जाए ऐसी चीज, तो मैं कहता हूँ जरा दिमाग में कुछ चल तो जाए ना दिमाग, कि कुछ करना आता हो, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया ही होगा। आप लोगों ने क्या किया होगा? आपने वैसे आप लोगों ने लेजर बनाया था, इसका लेजर बनाया था। किस किसने लेजर बनाया था? बस आधा मसला यहां से हल हो गया। अब लेजर बनाने के बाद ग्रेचुटी एक्सपेंस और ग्रेचुटी पेड दो अलग चीजें आई होंगी। अब ग्रेचुटी एक्सपेंस को इंटरेस्ट की तरह से ऊपर ऐड बैक करना था और ग्रेचुटी पेड को इंटरेस्ट पेड के साथ नीचे माइनस कर देना था। तो ऐसी कोई चीज कभी आ जाए तो जो समझ में आए वो लाजमी किया करो, क्योंकि बेटा कुछ ना करके फेल होने से बेहतर है कुछ करके ना पास होंगे। कुछ करेंगे तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता था, कुछ करके पास हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके। उसके बाद एक्रूअल्स में शामिल पड़ा है इंटरेस्ट एक्सपेंस, छुपा पड़ा है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन 15 जनवरी 16, हमारा साल था 15, कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड कंप्राइजिंग ऑफ 7.5% कैश डिविडेंड एंड 12.5% बोनस शेयर्स। अब इसका क्या करें? क्या करें? इसको तो इग्नोर करना था, क्योंकि 15 का फाइनल 16 में रिकॉर्ड होता है, हम खड़े हैं 15 में। लेकिन एक छोटी सी बीच में फनकारी ले लगी हुई थी कि 2014 के लिए भी यही वाला मामला है। असल में कहानी यूं होती है ना कि 15 जनवरी 16 को कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया फॉर द ईयर 15, जिसमें 7.5 कैश डिविडेंड था। तो 14 के लिए फाइनल डिविडेंड ऑफ 14 बेसिकली वो कह रहा है, वो कितना था? 35%। तो ये हमारे लिए रेलेवेंट था। ठीक है, फिर बोनस इन्होंने इस दफा 12 किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पिछले साल में बोनस नहीं था, ठीक है ना। तो ये जनाब असल में कहानी थी, ये एक फनकारी बीच में थी। फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर 15, इसको क्या करेंगे हम? इग्नोर, क्योंकि 15 का फाइनल 16 में आता है, तो ये भी क्या होगा? इग्नोर। ये धोखा था, और लेकिन साथ ही ये हमारे साल में रिकॉर्ड होना है, ठीक है ना जी। तो इसको हमने लेना था, और यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह था कुछ नहीं, तो इससे बचत हो गई। ठीक है, तो ये एक चीज है जिसने आपको थोड़ा परेशान शायद किया हो। ठीक है, चलो जी अब सवाल शुरू करते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं, मुकाइए काम है जी। देखो जी, जिन जिन के बैलेंसेस गिवन है उनके, मतलब बैलेंस शीट हर आइटम का सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम के। ठीक है, चलो। तो पीपी बेटा प्लीज अब बोले नहीं, जरा जल्दी से कराना है आपने, हमने इसको आधे घंटे में खत्म करना है अब, और ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, पीपी के लिए जरा बड़ी सी जगह चाहिए थोड़ी सी यार, माजरत मैं इधर ले आया, ये आगे पीछे चल रहा है, कोई नहीं, खैर है। ठीक है, आप 1 2 3 भी कर सकते हैं, या नंबरिंग यही लगा लें, देख लें बस। ये ओपनिंग, वो लेजर छोटे बन गए ना मुझसे। ओपनिंग 100.6। जरा प्लीज सवाल ओपन कर लें, आप लोगों के पास ये हार्ड कॉपी में नहीं है? भाई वसीम को बुला लें प्लीज, ठहर जाए, पॉज करें जरा। चलें जी, अब फिलहाल गुजारा करें, फिर अब ये आपके सामने मैंने रख दिया है, अब काइंडली मुझे बताते रहिएगा कॉपी आने तक। ठीक है जी, तो 100.6 ओपनिंग है, और 129.4 क्लोजिंग। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट CWIP 37 ओपनिंग और 22.5 क्लोजिंग। अब इधर से मैं शुरू हो गया हूँ। चलो जी, कितना जी? यार मुझे समझ नहीं आ रही, आपस में क्यों बोल रहे हो तुम लोग यार, कुछ शर्म कर लो यार, आखिरी दिन क्यों बेइज्जत होते हो ऐसे। स्टॉक इन ट्रेड जी, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में जाना है, और इसकी कोई एडजस्टमेंट भी हमें नजर नहीं आई थी, तो सुकून से इसको ले आओ डायरेक्ट ही
वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर इन्वेंट्रीज, हाँ जी ओपनिंग बताएं 451 एग्जैक्ट और क्लोजिंग 530 1.8। अभी तो देखो जी ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इन्वेंट्री में इंक्रीज है डिक्रीज 0.8। अब भी बोलना मत, ठीक है ना, मैं वैसे बता रहा हूँ। अच्छा जी, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते हुए इन्वेंट्री में इंक्रीज है। इन्वेंट्री का एक एसेट है, इसका बढ़ना डेबिट, तो कैश फ्लो में कैश क्रेडिट कितने से, हाँ 80.8। ये तो अभी बिल्कुल ताज़ा, ये तो ऐसे जैसे अभी भूला ही नहीं था, हम इधर पहुंच गए फिर हैं जी। उसके बाद ट्रेड डेट्स हैं, लेकिन ट्रेड डेट्स का मसला क्या है, तो अब ये मैंने ना ऐसे ही बस लेजर बना दिए थे, वो सोल्यूशन के ऊपर नज़र डाल रहा था कि कितने लेजर्स हैं क्या क्या है, तो इसलिए ज़रा अभी वर्किंग ऐसे है पैदल हो रही है माजरत, ठीक है ना, वो उस हिसाब से बने हैं। तो अब ये जगह बची हुई है, इधर लिख देते हैं ट्रेड डेट्स ग्रॉस और लेस करेंगे इसमें से प्रोविजन और हम पहुंच जाएंगे ट्रेड डेट्स नेट पे। अब कोई एक चीज़ हमें गिवन होगी, दूसरी चीज़ हम निकाल लेंगे। तो सवाल के अंदर हमें क्या गिवन है, नेट, क्योंकि बैलेंस शीट में अगर प्रोविजन है तो बैलेंस शीट के अंदर नेट डेटर्स पड़े होते हैं, ठीक है, ये याद रखनी है बात। तो अब सवाल से उठाया हमने, क्वेश्चन से उठाया हमने, क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन से उठाया, ठीक है, कितना 24.7 और 28.5, 24.7 ओपनिंग है ना, ये ओपनिंग आ गया हमारे पास, और क्लोजिंग कितना है जी 28.5 क्लोजिंग आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अब प्रोविजन की परसेंटेज है 5%। डायरेक्ट कर लो कैलकुलेटर के ऊपर, ये डायरेक्ट आंसर दे दो काम चलेगा, ठीक है ना। कैसे, ये 28.5 अगर प्रोविजन से नेट होके आया है तो ये 95% है, तो 28.5 को डिवाइड करो 95 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से तो ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये आ जाएगा, बोलो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। तो बैलेंसिंग अब इसको निकाल लो, ठीक है, और अगर इसको आप बैलेंसिंग निकालना चाहो तो प्रोविजन निकाल लो, जैसे मर्जी कर लो। ये समझ आइए बात भाई, ऐसे करके देखने वाले भाई ऐसे करके, ये समझ आइए बात, नहीं समझ आई ना, नहीं पीछे वाले मैं बेंगा लगता हूँ तुम्हें भाई, बात समझ आ रही है, अच्छा पक्की बात है, ऐसे ऐसे करके क्यों देख रहे थे, ऐसे नींद आ रही थी, खड़े हो जाओ, पीछे चले जाओ, जल्दी 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 जल्दी, हारिस वाली जगह पे, ओके हारिस कह रहा हूँ सैफ वाली जगह पे। हमने कहा वो हाँ उधर उधर खड़े हो जाओ, पीछे पीछे खड़े हो जाओ, फिर खड़े रहना, तुमने नहीं खड़े रहना, बैठ जाओ पीछे, तुम्हारी सीट खाली थी, मैं क्या भाई जी ईद आ गई पर हैं मैंने इसको बिठा दी, ठीक है। अच्छा जी, और किसी को नीनो आ रही हो अच्छा जी, जी बेटा ये बैलेंसिंग बताओ 1.5 जल्दी से, 24.7 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 20 और ये आ गया, ठीक है, हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे ले आओ जी ट्रेड डेंट्स को, ट्रेड डेंट्स ओपनिंग ग्रॉस वाले बताने। अब ये देखो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया जी ग्रॉस, यहाँ पे लिखूंगा मैं ग्रॉस, यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रॉस, एग्जामिनर को बताऊंगा एग्जामिनर भाई ग्रॉस लिया हमने जी, ओपनिंग 30, तो ध्यान नाल दसो ना फिर, ओपनिंग 20 क्लोजिंग 36, हम पहले ओपनिंग लिखते होते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग कहां से निकाले जी, ये वर्किंग नंबर पता नहीं केड़ा लगा है 10, माजरत वर्किंग वाली माजरत एडवांस कर ली मैंने, ठीक है। अब डेटर्स बढ़े हैं, डेटर्स इंक्रीज हुए, डेबिट तो कैश फ्लो क्रेडिट कितने से, भाई वापस आना है उधर ही बैठना है, वापस आना है, आ जाओ अब उस तरफ हो जाओ, ठीक है ना, इसको इधर बिठा लो, हाँ अच्छा जी। अब मुझे उससे उम्मीद है कि वो अब जाग जाएगा, तुम्हारी तरह नहीं अच्छा जी, अब प्रोविजन के लिए आपको नॉन कैश एडजस्टमेंट में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आप लिखें जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। अब इसके लिए भी मैंने कहा था ऐसे ही लिखा करो, ओपनिंग कितनी है जी
3, क्लोजिंग कितना है? अब बताओ जी प्रोविजन, अच्छा ये कहां से निकाली है आपने? वर्किंग नंबर 10। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ जाते प्रोविजन बढ़ी है। अब प्रोविजन इज जस्ट लाइक लाइबिलिटी, नॉट अ लाइबिलिटी, कॉन्ट्रा एसेट है ना, तो फिर इस पे लाइबिलिटी वाला रूल ही लगाए। तो प्रोविजन बढ़ी तो प्रोविजन क्रेडिट, दूसरा इंपैक्ट कैश डेबिट कितने से? 2। ठीक है, तो इसको हमने यूं लिख दिया कि जी ये क्या हो गया? ऐड। ठीक है, सही है। नेक्स्ट, और जुबानी कलामी चला लिया हमने काम, यानी ये साथ ही हमने उड़ा दिया इसको। अच्छा आप देखें जरा, बात रिवाइज करते चले ना। बैड रिटर्न ऑफ कितने थे? चूंकि इनडायरेक्ट मेथड था तो इसको हमने क्या कर दिया? इग्नोर। ठीक है ना, याद आया? इनडायरेक्ट मेथड में इसको इग्नोर करते थे क्योंकि ये जो वर्किंग कैपिटल वाली चेंज है वो एग्जांपल से किया था, उससे ऑटोमेटिकली ये कैश में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब डायरेक्ट मेथड में जाते हैं तो चूंकि डेटर का लेजर भी बनना है, प्रोविजन भी बनाएंगे, तो इसलिए डेटर को ग्रॉस से बनाना होता है, तो फिर हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको डेटर के लेजर में लिखना पड़ता है, प्रोविजन के लेजर में लिखना पड़ता है। याद आ रही हैं बातें? क्या लिया है? किसका? जालिब का सवाल चाहिए। इधर बैठा करो ना, पता नहीं क्या करते रहते हो। इट इज द पॉलिसी ऑफ कंपनी टू मेंटेन प्रोविजन, इसको हमने कंसिडर किया। अब इसमें ऑप्शन होता है, इसमें ऑप्शन होता है, चाहे तो नेट डेटर्स चाहे तो ग्रॉस डेटर्स। ठीक है, तो फिर ये एडजस्टमेंट हमारी खत्म। बातों बातों में बीच में आ गई, मैंने कहा चलो फटका दें, क्योंकि हमें ऐसा करना चाहिए ना, सवाल पढ़ते हो हम यूं करते होते हैं। ट्रेड डेटर्स के साथ कौन सा पॉइंट अभी जुड़ा हुआ था? पॉइंट नंबर, सवाल ही नहीं है, पॉइंट नंबर डी। ठीक है ना, ऐसे ही 1 बाय 1 सारे पॉइंट को देखते जाते हैं। चलो खैर, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स के साथ जुड़ा हुआ है पॉइंट नंबर ई। ठीक है, अब ई पॉइंट के लिए वर्किंग है, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। जी क्लोजिंग, ओपनिंग एज पर क्वेश्चन। ये क्या है जी? एज पर क्वेश्चन। ठीक है, कितने गिवन है जी? कितने गिवन है जी? 42 और 35.2। 42 क्लोजिंग है, 35.2 ओपनिंग, ऐसे ही है। तो बोलो, अब इसमें कुछ गड़बड़ है। पॉइंट नंबर ई में जाके देखा हमने, उलट लिख दिया है, तो फिर बताना था ना आप लोगों ने। 42 ओपनिंग है, पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हैं, और वसीम ने भी हद कर दिया, और 35.2। अब जी मैंने उसको कहा चुप करो, तो तुम क्या हो? इनके साथ रह रहे के तुम भी खराब हो गए हो, वैसे मुझे भी यही लग रहा है। अच्छा जी, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवर्स के अंदर एडवांस टैक्स पड़ा है, क्लोजिंग 1.4 ओपनिंग 2.2, तो निकालो उसको यहां से, लेस कर दें इसमें से। क्या जी? एडवांस टैक्स। ओपनिंग कितना? 2.2 और क्लोजिंग कितना? 1.4। सुते पे नजारे। अब टैक्स का लेजर बना लो साथ ही, तो ब्रॉड डाउन एसिड साइड पे 2.2, कैरी डाउन 1.4। इसको पाक साफ कर लिया, बताओ इसका आंसर। 39.8 और 33.8। अब इसको ले जाएं उधर, 39.8 और 33.8 को। यहां पे हमने आकर लिखा क्या है जी? एडवांसेस, डिपॉजिट्स एटसेट्रा, बस मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना जी। हाँ जी, अब ओपनिंग, आमिर भाई उम्मीद है यहां से आप लगा रहे होंगे आज तो फ्रेम, है ना जी। 39 ओपनिंग है, 33, पता नहीं यूं तो कर दिया आमिर भाई ने, ऑनलाइन वालों बताना मीटिंग में कल जी। 30.8 माइनस 33.8, वर्किंग नंबर 11 जी। तो ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए एसेट में क्या आई है? कमी। एसेट क्रेडिट तो कैश डेबिट, कितने से हैं?
एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवर्स, इस तरह का मैंने एटसेट्रा लिख दिया ना, ठीक है। मतलब जो भी था नाम, पता नहीं प्री पेमेंट्स अदर रिसीवेबल क्या लिख दिया मैंने, मुझे याद नहीं था क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, प्री पेमेंट अदर रिसीवेबल। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं सही कर लेता हूँ भाई, माफी चाहता हूँ मैं, ठीक है। प्री पेमेंट्स, अब ठीक है जी, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल, ठीक है जी, माफी कबूल हो जाएगी। मैं तो माफी भी मांगी है और कज़ा भी वापस कर दी, सही है। अच्छा, कैश एंड बैंक के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं जुड़ी हुई, कैश एंड बैंक को उठाओ और ले जाओ। 3 और 12 है ही पूरे सवाल में एक ही, 3 और 12, तो 3 ओपनिंग, 12 क्लोजिंग, बेहतरीन। ले आओ भाई, एसेट साइड इज ओवर, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम को इकट्ठा कर दें, कहाँ करें, यहाँ कर दें, यहाँ पे कर लो जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम, जी बेटा जी। ओपनिंग 300 प्लस 12 और क्लोजिंग 396 प्लस 45, तो 300 प्लस 12 300 प्लस 12 जी 312, और क्लोजिंग 396 प्लस 45 441। नेक्स्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स 163 और 142.6, इसके लिए कौन सी जगह मुनासिब रहेगी? रिटेन्ड अर्निंग यहाँ बना लें, कहाँ बनाए, ये बना लेते हैं, ये रिटेन्ड अर्निंग आ गई। रिटेन्ड आगे पीछे चल रही है जरा वर्किंग माजरत, ठीक है। अब वो बस जी ब्रॉड डाउन 160, जरा बड़े लेजर है ना, तो इसमें थोड़ा सा 2-3 आइटम्स जरा चलो एक्स्ट्रा आ जाए तो जी। क्लोजिंग 142.6, ठीक है जी, ये क्लोजिंग भी आ गया। नेक्स्ट, ग्रेचुटी पेबल लेजर बनाए, इधर ही बनाए, ग्रेचुटी एक्सपेंस, ग्रेचुटी एक्सपेंस, ये मैंने कहा 100% लाइक इंटरेस्ट टैक्स, तो इंटरेस्ट के साथ इसलिए कह रहा हूं कि इंटरेस्ट में इंटरेस्ट एड बैक भी होता है, ठीक है ना, जाग रहे हो? अच्छा जी। ओपनिंग लायबिलिटी कितनी? 27.5, क्लोजिंग 38.36। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म लोन और उसकी करंट मैच्योरिटी इकट्ठा करना पड़ेगा, यहां कर दें, यहां कर लॉन्ग टर्म लोन जी ब्रॉड डाउन 100 प्लस 20 120, और क्लोजिंग 80 प्लस 18 98। अच्छी रिवीजन होगी इस सवाल से, बहुत कुछ है इसमें। ट्रेड क्रेडिटर्स वर्किंग कैपिटल में, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है तो एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स में है, पॉइंट जी इसके साथ जोड़ दें, ठीक है जी। तो ट्रेड क्रेडिटर्स तो शरीफ 18 20, ट्रेड क्रेडिटर्स ओपनिंग बताइए, क्लोजिंग 20, तो लायबिलिटी में कमी आई है, इजाफा हुआ है? ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए इजाफा हुआ, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, तो कैश फ्लो में इसको करेंगे डेबिट, पॉजिटिव जी 2, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स, बीमार हैं, बीमार जगह कोई नहीं आज, 14 ऊपर भी जगह खाली पड़ी है, तो यहां कर लेते हैं जी इसको जी। वर्किंग नंबर 3 की जगह खाली थी, चलो जी। एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स एज पर क्वेश्चन, इतना बड़ा ना कितने पूरा करांगा। एक्रूवल्स एंड अदर पेएबल्स जी, ओपनिंग कितना है और क्लोजिंग
16.4 और क्लोजिंग आ गया 16.2 एज पर क्वेश्चन। ठीक है जी, इसमें से कुछ गड़बड़ निकालनी है हमने। वो गड़बड़ क्या है? कहता है एक्रूअल अदर पेएबल में पेएबल पड़ा है इंटरेस्ट पेएबल, ओपनिंग 6 क्लोजिंग 5, ओपनिंग 6 क्लोजिंग, तो लेस कर दें इसमें से इंटरेस्ट पेएबल 6 ओपनिंग 5 क्लोजिंग जी, ये आ गया 10.4 11 पॉइंट। तो एक्रूअल्स एटसेट्रा लिखा है जी मैंने, ओपनिंग 10 पॉइंट, क्लोजिंग 11 पॉइंट, वर्किंग नंबर 3 बन गई है हमारी, कोई बात नहीं 3 है जी। अब लायबिलिटी है, लायबिलिटी के अंदर इंक्रीज आया तो लायबिलिटी क्रेडिट, तो कैश डेबिट बोलो, इंक्रीज आया है क्रेडिट, क्रेडिट होगी ना। इसमें क्या था, ये भी इंक्रीज था जी, कितना 0.8। बोल रहा हूँ इंक्रीज, बोल रहा हूँ इंक्रीज और फिर भी लिख रहा हूँ क्या। अच्छा जी, अब इसका लेजर भी यही बना दें, वर्किंग नंबर 4 की ना जगह खाली रह जानी है वरना फिर जी। इंटरेस्ट का लेजर बनाएं, बेहतरीन जगह यहाँ पे पानी गई है। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ओपनिंग पेएबल ये 6, क्लोजिंग पेएबल ये 5। ठीक है जी। फिर जी डिविडेंड पेएबल का लेजर बना ले, डिविडेंड पेएबल वर्किंग नंबर, अब सही जा रही है वर्किंग में, 3 4 5 सारी भर गई हैं, 7 रहती है, क्यों रहती है? डिविडेंड पेएबल जी, ओपनिंग 1 पॉइंट, क्लोजिंग 3, सारी बैलेंस शीट पोस्ट हो गई। पीएनएल में स्टार्टिंग पॉइंट कैश फ्लो का पीबीटी और रिटेन अर्निंग में जाएगा पैट, और बाद में देखते हैं फिर दूसरी चीज को। तो पीबीटी, पीबीटी बताइए 191.4, बड़ी मेहरबानी, जब साल ला के दसिया तुसी। और पैट कितना है जी? पैट 84.6, तो रिटेन्ड अर्निंग्स में आकर इधर लिखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना जी? 84.6। ठीक है जी। उसके बाद ये जनाब टैक्स एक्सपेंस ने कहाँ जाना है? टैक्स के लेजर में, एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट इधर आता है, तो एक्सपेंस यहाँ पे आएगा पीएनएल वाला, सवाल से उठाया कितना 106.8। ठीक है। अच्छा जी, अब ये भी टिक, ये भी टिक, ये भी टिक, और ये एक पड़ा है हमारे पास फाइनेंशियल चार्जेस, ये इंटरेस्ट के लेजर में जाएंगे, और लॉस ऑन सेल ऑफ डिस्पोजल, ये डिस्पोजल नहीं, पहले डिस्पोजल का लेजर बनाएंगे ना, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं। तो इंटरेस्ट के लेजर में इंटरेस्ट एक्सपेंस ले आओ, पीएनएल वाला कितना जी? 10.5 जी। करेंगे पर लेजर बनाएंगे ना, पहले लेजर बनाएंगे ना, फिर करेंगे साथ साथ। नींद में चला गया था ना, एकदम आँख खुली ऐसी। 14वां क्या है जी? डिस्पोजल का लेजर। हमें सवाल में डिस्पोजल की एडजस्टमेंट मिलेगी इंशाल्लाह, तो उसको तो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो पीएनएल के अंदर उसने लॉस ऑन डिस्पोजल खुद ही बताया, कितना लॉस ऑन डिस्पोजल, कितना जी? 4.6। तो पीएनएल में ये डेबिट पड़ा है, तो डिस्पोजल के लेजर के अंदर इसने क्रेडिट साइड पे नजर आना है, कितना 4.6। अच्छा, इससे ऊपर की कहानी आपको पता है, ये सारी कहानी जो होती है सेल की, कॉस्ट ऑफ सेल की, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस की, ये वर्किंग कैपिटल की चेंजेस में खुद ब खुद कैश में कन्वर्ट हो जाती है। इससे आगे वाली चीज़ों में ही हमें मसला होता था। ठीक है, अब 1 बाय 1 इन एडजस्टमेंट्स को पढ़ के ख़त्म करें।
ड्यूरिंग द ईयर 42 मिलियन वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम CWIP टू कितना जी, कितना, इधर से क्रेडिट इधर डेबिट, CWIP और यहाँ पे आपने लिख दिया PPE। नेक्स्ट, कंपनी ने एक प्रॉपर्टी बेची है जिसकी बुक वैल्यू 15 थी, 10.4 की। बेहतरीन काम चल रहा है जी। डिस्पोजल में बुक वैल्यू निकाल कर फेंक दो। कितनी है जी बुक वैल्यू? 15। तो यहां से निकालो, इधर फेंक, ठीक है जी। और ये बेचा कितने का है? 10.4। बैलेंसिंग एंड पे करेंगे, आगे चलो, फिर एडजस्टमेंट पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंसिंग एंड पे करेंगे। नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज 27.7। तो डेप्रीसिएशन दो जगह पे नजर आती है वैसे तो। डेप्रीसिएशन कितनी है? 20 पॉइंट, तो वहां लेस हो चुकी थी, ऐड बैक कर दें। ये मैंने अकेला इसको आगे ऐसे लिख दिया, उसकी वजह यह कि इसको लिखवाता ऐसे ही था। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना? 27.7। ये मैंने आदत ये रखी थी ना आपकी, डिडक्शन यहाँ पे लेजर में लिखो और साथ ही नॉन कैश, तो इसलिए इसको छेड़ा नहीं। नेक्स्ट, अगली एडजस्टमेंट हो गई, ई हो गई, एफ भी कर लो। एफ भी हो गई है क्योंकि प्रोविजन फॉर द ग्रेचुटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, जिसके बारे में उन्होंने फिर तफसील बताई, लिखने वाले ने फिर बताया कि ये ग्रेचुटी एक्सपेंस है। ये कितना है? 15.5। तो ग्रेचुटी एक्सपेंस नज़र नहीं आ रहा, ये नज़र तो नहीं आ रहा, ये कहीं अलग से नज़र नहीं आ रहा, तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में छुपा हुआ होगा, ठीक है। पर इसका क्योंकि हमने लेजर अलग बना लिया है तो इसलिए इसका मसला नहीं है। इसका पेबल कहीं छुपा हुआ नहीं था, मसला ये, ठीक है ना। तो ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना है? तो ये मैंने आपको कहा कि ये 100% लाइक इंटरेस्ट है। आपके पर्चे में आए ये पॉइंट, मुश्किल है, वैसे छेड़ा था थोड़ा सा। क्या आप क्या करते हैं, कुछ भी कर देने वालों को फ़ायदा जब नज़र आना था ना, तो पर्चे में वो ये कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं कि कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो तो कुछ भी कर देना है वहाँ पे, छोड़ के नहीं आना। इसलिए ये छेड़खानी रखी हुई थी बीच, ठीक है। अच्छा, अब कितना ये 15.5। फिर जी एडजस्टमेंट जी हो गई, और एज के अंदर सिर्फ क्या था? 12 सॉरी ये तो इग्नोर वाला है, किधर गया? 35% कैश डिविडेंड जो है, ये हमने, इसकी एंट्री बनती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल। तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करके डिविडेंड पेएबल में से इसको क्रेडिट करना है, ठीक है जी। लेकिन ये 35% लगेगा किस पे? ओपनिंग किस पे? ओपनिंग किस पे? कितने गया शेयर कैपिटल यार, इख्तिलाफ भी नहीं रही है। 312 पे नहीं कर देना, 300 पे करना है, ठीक है। तो 300 इंटू 12 कितना? 35 है या 30 है? ओके 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 जी। 300 इंटू 35% कितना? 105 से रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, 105 से डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। बिल्लू आ गया जी। सवाल की सारी एडजस्टमेंट्स खत्म हैं। सवाल मुश्किल सवाल है, वैसे बता रहा हूं कि लेंथी था, लेकिन मुश्किल इसलिए नहीं है कि अब आपके लिए क्या मुश्किल है। ये पहले दिन आप करते तो फिर मुश्किल था। पहले दिन आप सोचे ना कैश फ्लो जब आप कर रहे थे, पहले 2-3 दिन आपको समझ नहीं आ रही थी चल क्या रहा है, हो क्या रहा है हमारे साथ, हैं। अच्छा चलें, तरतीब से चलते हैं जी। ओपनिंग क्लोजिंग तो पहले ही टोटल ये। अच्छा, ये बैलेंस हो रहा है, बोलो कितना कैश आ रहा है? 129। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपने न्यू शेयर कैपिटल वर्किंग नंबर 2, एक तो वर्किंग भी अगे पीछे चलनी है, ध्यान नाल देखना, तो कोई मसला नहीं होता वर्किंग का, यहां पे मर्जी करो, बस इधर कैश इनफ्लो है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया, डन है ना। इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर कंप्लीट करो। कैश आ गया 11 अभी तो देखो बच्चों, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक आते आते 11.5 का एक्सपेंस माइनस हो चुका है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट ऊपर पड़ी थी, है ना। तो उसको ऐड बैक करेंगे 10.5। हो सॉरी, ऐसे करके बैठ जाते हैं ना कभी कभी, ऐसे करके। ये देखें, ये P&L, ये देखें 10.5 का एक्सपेंस माइनस हो चुका है ना,
प्रॉफिट तक आते आते जिसको क्या कर देंगे, ऐड बैक, ठीक है, और इंटरेस्ट पेड को कर देंगे नीचे जाके माइनस, ठीक है। तो ऐड बैक करें जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में गिवन था 10.5 और इंटरेस्ट पेड ये लेस करेंगे, ये आपने निकाला वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर, वर्किंग नंबर 4 11.5 चपेड़ा खाने ले होए ना, चपेड़ा खाना ले जी 11.4 11.5 जी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी आपका पीपी एडिशन आ रहा है कितना, ओनली 29 129.5 29.5 बस, ये मुझे समझ नहीं आया थी कि 1 है या नहीं। तो एडिशन इन पीपी पता नहीं नोट करने में क्यों लगे हुए हैं, हालांकि इस वक्त इनको सॉल्व कराना चाहिए, सॉल्यूशन मौजूद है, पागलों की तरह बस नोट कर रहे हैं जी। बोलें कितना जी, 29.5 आउटफ्लो है इनफ्लो है, आउटफ्लो है इनफ्लो है, आउटफ्लो। CWIP में एडिशन कितना है 27.5। अब ये एडिशन इन CWIP आ गया, वर्किंग 5 थी और ये वर्किंग 6 है, एक तो वर्किंग भी नाल नाल देखनी पै रही है, 20 आगे पीछे ने नंबर 27.5। चुप नहीं आती तुम्हें, मैंने अंदाजा लगाया, ठीक है ना। डिविडेंड पेएबल 103.4। अब ये डिविडेंड पेड नॉर्मली जहां जाता है वहीं पे लेके जाओ, यहाँ पे तो नहीं लेके आना, ठीक है। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, वर्किंग 7 नहीं बोलना, आप लोगों ने नहीं बोलना, ठीक है ना। 103.4 रिटेन्ड अर्निंग्स चेक करो, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस है, गुड हो गया। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म लोन, इसमें भी रीपेमेंट नजर आ रही है मुझे तो जी 22। तो लोन रीपेड, वर्किंग नंबर 22, आउटफ्लो, उसके बाद वर्किंग 10 भी हो गई, 11 भी हो चुकी, 12 में कैश कितना आ रहा है 106, बस आगे कुछ नहीं, बैलेंसिंग एग्जैक्ट आ गया 106, वाह। तो 106, तो ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट, टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक करेंगे और टैक्स पेड को माइनस, है ना, स्टार्टिंग पॉइंट पीबीटी है, इसलिए टैक्स को ऐड बैक नहीं करना, बस टैक्स एक्सपेंस को, बस टैक्स पेड को माइनस करना है। कौन सी वर्किंग में निकाला है जी 106। ग्रेचुटी एक्सपेंस, माजरत, अब ये आपको एक बीच में तो एक नंबर मिस हो गया होगा मैक्सिमम, और क्या जी कितना 4.4। तो ग्रेचुटी एक्सपेंस को ऐड बैक करें, एक्सपेंस है ना, लेस हो चुका हुआ है तो ऐड बैक करें। 15.5 सवाल ने दिया हुआ था, ठीक है। और ग्रेचुटी पेड, ये एक नई चीज थी बस माजरत के साथ, ग्रेचुटी पेड वर्किंग नंबर 13 कितना 4.4 माइनस कर दें। डिस्पोजल के लेजर बैलेंस है, लेकिन ये दोनों चीजें हमें चाहिए। तो कैश रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल सवाल में गिवन था कितना 10.4, ठीक है जी। इनफ्लो है इनफ्लो, और दूसरी तरफ 4.6 भी सवाल में गिवन था, लॉस है तो ऐड बैक करेंगे जी। 4.6 है ना, हाँ जी, पता नहीं बैलेंस होता है कि नहीं। अच्छा, अब ये वाली ब्रेक नहीं लगानी, पर मुझे ये वाली ब्रेक लगा के दो।
पॉजिटिव 52, पॉजिटिव 52। यहाँ पर 46.6, अच्छा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है 3.6। नेट क्या आ गया? 52 पॉजिटिव, 46.6 नेगेटिव, 3.6 पॉजिटिव, कितना आया? 9। ओपनिंग ऐड किया तो क्लोजिंग के बराबर। ठीक है, चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। आप लोगों ने अब एक काम करना है, दो काम करने हैं। एक कैश फ्लो के सारे एमसीक्यूज आपने ट्राई करने हैं, दूसरा कालिया वाला सवाल टर्म टेस्ट का, चेन इक्विटी वाला, आइए सेट वाला कर लेना है। अगर हो सके तो रीसेंट अटेम्प्ट का कैश फ्लो वाला सवाल भी देख लेना है, थ्योरेटिकली डिस्कस करना है, जरा पढ़ लेना है कि उसमें क्या है। ठीक है, कल इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट्स करेंगे और कैश फ्लो के कुछ एमसीक्यूज करेंगे। होपफुली कल हम खत्म कर पाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।